हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीखने की इस नई श्रृंखला में। तो मेरा नाम है कुंदन कुमार और हम लोग सीख रहे हैं गणित विषय जो क्लास 9th का है अर्थात वर्ग 9वां है। उसका हम लोग अध्याय संख्या 1 कर रहे थे, जिस अध्याय का नाम है संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं इसका भाग संख्या 4 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग भाग संख्या 1 से लेकर 3 तक कर चुके हैं, जिसमें हम लोग ने बहुत सारे बातों को डिस्कस किया है। जिसमें हम लोग ने मुख्य रूप से संख्या के बारे में पढ़ा है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। उसके बाद परिमेय और अपरिमेय में क्या अंतर है, इस सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पीछे के 3 भागों में पढ़ा है। तो अभी हमने हाल फिलहाल अर्थात भाग संख्या 3 में हमने क्या सीखा था उस पर एक बार हम नज़र डाल लें। तो भाग संख्या 3 में हमने अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर के बारे में जाना था। फिर हम लोगों ने उदाहरण संख्या 3 और 4 किए, और इसको करने के बाद आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 अर्थात ये जो हमने अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ा था और उदाहरण संख्या 3 और 4 देखे थे, उसी पर आधारित है हमारा एक प्रश्नावली 1.2। तो आज के इस भाग में हम लोग इसके जितने प्रश्न हैं उसको हम लोग एक एक करते जाएंगे। आप भी मेरे साथ कलम और कॉपी निकाल कर तैयार हो जाइए और मेरे साथ आप भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो चलिए हम लोग मिलकर शुरू करते हैं इस चैप्टर को बनाना, और आप भी मेरे साथ तैयार हो जाइए। तो प्रश्न संख्या 1 है जो बोल रहा है, निम्न कथनों में से कौन से सत्य और कौन से असत्य हैं, तर्क सहित उत्तर दो। तो बोल रहा है कि कुछ कथन दिए हुए हैं यहाँ पर, इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, अर्थात कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, उसकी पहचान करनी है। अगर कोई सही है तो क्यों सही है इसका भी रीजन देना है, कोई गलत है तो क्यों गलत है इसका भी कारण बताना है, आपको तर्क सहित उत्तर देना है। तो जो प्रश्न संख्या 1 का एक कथन है बोल रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जरा ध्यान दीजिए, बोल रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब वैसी संख्या जिसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा, वो पूरा पूरा नहीं निकलेगा, दशमलव में आ जाएगा, और उसका जो दशमलव प्रसार है वो समाप्त नहीं होगा और वो दोहराएगा भी नहीं। तो उस प्रकार के संख्या को हम लोग क्या नाम दिए थे, अपरिमेय संख्या, जिसके बारे में हम लोग ने पिछले भाग में बहुत विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। तो वो बोल रहा है कि वो उस टाइप के जितने संख्या होते हैं वो क्या वास्तविक संख्या होते हैं या नहीं होते हैं। तो आप याद कीजिए, हम लोग ने ये भी बात पिछले भाग में डिस्कस किया था कि जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या, इसी के 2 भाग होते हैं। एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय। परिमेय संख्या किसे बोलेंगे, जिसे p/q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, और जहाँ पर p और q हमारा क्या है, एक पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के, अर्थात q 0 के छोड़कर बाकी सब हो सकता है, p कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो उस प्रकार की संख्या को हम क्या बोलते थे, परिमेय संख्या, और जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अर्थात जहाँ p और q हमारा क्या है, पूर्णांक है, तो उस प्रकार की संख्या को हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। ठीक है। तो देखो, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो अगर हम कोई भी इधर से अपरिमेय संख्या लेंगे तो एक वास्तविक संख्या होगी कि नहीं होगी, एकदम होगी, है ना। तो ये जो हमारी बात है क्या है, सत्य है। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन में ये सभी बातें लिख सकते हैं। दूसरी बात है कि एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होती है, जहाँ की m एक प्राकृत संख्या होती है। अब देखो, संख्या रेखा पर क्या है, संख्या रेखा पर ये हमारा 0 हो गया, 0 से दाहिने तरफ बढ़ेंगे तो हम धनात्मक की तरफ जाएंगे, 0 से बाएं बढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, ऋणात्मक की तरफ जाएंगे। और इसमें m जो बोल रहा है किस प्रकार की संख्या है, प्राकृत संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है 1 से शुरू होगा और आगे तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। लेकिन संख्या रेखा पर तो हर एक प्रकार के बिंदु होते हैं, हर एक बिंदु इसी पर लाई करते हैं, जितना पॉइंट होता है सब यहीं आएंगे, ऐसे छोटे 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 पूरे घिरे हुए रहते हैं।
तो ये बात गलत है, क्योंकि एक संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप की नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? अब सपोज करो हमने क्या किया, -3 एक संख्या ले लिया, एक वास्तविक संख्या तो है, क्या है -3 क्या है, एक वास्तविक संख्या है जो हम कहाँ डिनोट करेंगे इसको, 0 से बाएं तरफ अर्थात ऋणात्मक ओर। तो हमारा जो -3 है वास्तविक संख्या तो है, क्योंकि हम -3/1 ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा परिमेय संख्या हो गया और परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है। परंतु यह किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है, क्योंकि कैसे गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये किसी भी प्राकृत संख्या का क्या है, वर्गमूल नहीं है। क्योंकि जब हम -3 का वर्गमूल देखेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा इसे। अब देखो तीसरा जो कथन है वो क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। आपको क्या लगता है जो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है? प्रत्येक वास्तविक संख्या बोल रहा है इसमें। तो अगर हम मान लो कोई एक संख्या लिए 3 किस प्रकार की संख्या है, परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या है तो वास्तविक संख्या भी होगी। तो ये 3 हमारी एक वास्तविक संख्या हो गई, तो ये अपरिमेय थोड़े है, ये तो परिमेय है ना। तो ये भी जो कथन है हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चूंकि 3 एक वास्तविक संख्या तो है, परंतु यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है। किस प्रकार की संख्या है, परिमेय संख्या। इस प्रकार यह जो कथन है गलत है अर्थात असत्य है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। हमारा जो प्रश्न संख्या 2 है बोल रहा है क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं, यदि आपका आंसर है, आपका जवाब है नहीं, तो आगे बोल रहा है तो किसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। पहले आप सवाल को अच्छे से पढ़िए, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, फिर समझिए, फिर सोचिए, फिर लिखिए। कह रहा है क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल, जितने पूर्णांक होते हैं अगर हम उनका वर्गमूल करें तो अपरिमेय संख्या ही आते हैं। अब देखो हमने 1 का वर्गमूल किया तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 किस प्रकार का संख्या है, परिमेय संख्या है। यहीं पे बात गलत हो गया, 1 अपरिमेय है नहीं है। √2 का करेंगे तो अपरिमेय आएगा, √3 का करेंगे अपरिमेय आएगा। लेकिन अगर मान लो हम √4 ले लिए, 4 तो हमारा पूर्णांक है और पूर्णांक का हम वर्गमूल कर रहे हैं, अर्थात ऐसे हम इसको वर्गमूल लगा दिए तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2 किस प्रकार की संख्या है बाबू, 2 जो है परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 2/1 के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। और जो P और Q जो है दोनों पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये 2/1 क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। तो यहाँ से ये बात गलत हो गई ना। तो इसको आप एक्सप्लेनेशन में ऐसे लिख सकते हो, नहीं बहुत सारा कारण दे सकते हो, √4 दे सकते हो, √9 भी आंसर में दे सकते हो, √25 दे सकते हो, √1 दे सकते हैं। तो नहीं, √9 बराबर कितना होता है, 3। और 3 किस प्रकार की संख्या है, एक परिमेय संख्या है, और यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या है इसका मतलब अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तो बोल रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। हमने उदाहरण में पढ़ा था √2 को कैसे निरूपित करेंगे और √3 को कैसे निरूपित करेंगे। अब प्रश्नावली में हमसे पूछ लिया गया है √5 को हम कैसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल वही प्रोसेस है जैसे हमने √2 में किया था, √3 में किया था, वहीं सेम 2 स्टेप आगे बढ़ जाएंगे तो √5 तक हम पहुंच जाएंगे। अगर आप √3 वाला कर सकते हैं तो √5 वाला भी आप आसानी से कर लेंगे। तो चलिए एक बार समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक संख्या रेखा बना लिया है। ठीक है, ये हमारा जो पॉइंट है 0 है, 0 से आगे बढ़ेंगे दाएं तरफ तो हम धनात्मक की ओर जाएंगे, 0 से बाएं जाएंगे तो हम ऋणात्मक की तरफ जाएंगे। हमें पता है √5 किस प्रकार की संख्या है, धनात्मक है, क्योंकि इसके पहले कुछ साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस साइन है। इसका मतलब हमें एक ज्ञात है कि जो √5 का स्थान होगा 0 से बाएं तरफ नहीं जाएगा, 0 से दाहिने तरफ ही आएगा। लेकिन ये हमें पता नहीं है कि एग्जैक्ट इसका लोकेशन कहाँ है। ठीक है, तो चलिए अब इसको ढूंढते हैं कि ये कहाँ है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि 0 से A तक हमने एक इकाई का हमने एक दूरी लिया और A से B तक भी हमने एक इकाई का दूरी लिया। ठीक है, तो अगर A 1 है और A 1 है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है OAB एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन रहा है। उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो हमारा OB है वो क्या है, हमारा कर्ण है। और हम जानते हैं कि क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर जब करते हैं तो किसके बराबर आता है, लंब के स्क्वायर जोड़
आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर जब करते हैं तो किसके बराबर आता है, कर्ण के स्क्वायर। इसका मतलब ये है यहाँ पर जो O से B तक की जो दूरी है वही हमारा कर्ण है और वही हमें ज्ञात करना है। तो हमें O से A तक ज्ञात है 1 और A भी A से B तक ये भी ज्ञात है 1। तो अब हम क्या करेंगे, कर्ण बराबर OB की जो लंबाई होगा वो कितना हो जाएगा, OB बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर। इसको जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 जोड़ 1 माने बराबर √2। तो OB का जो हमारा डिस्टेंस आ गया, OB की जो लंबाई आ गई कितनी आ गई, √2 आ गई। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे ही समकोण बन रहा है यहाँ से, या फिर यहाँ से CB हमने एक ले लिया लाइन, इसको भी हमने 1 यूनिट रखा। तो देखो फिर ये हमारा √2 आधार बन गया, CB जो बन रहा है 1 हमारा जो लंब बन गया। अब फिर यहीं सेम फार्मूला लगाएंगे इसमें भी, और हम यहाँ से OC निकाल लेंगे। OC बराबर हो जाएगा √2 का स्क्वायर तो 2 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो अर्थात 2 और 1 3 हो जाएगा। तो OC की लंबाई कितने हो जाएगा, √3। अब देखो अब उसी तरह OD निकालेंगे। अब OC हमारा निकल गया √3। अब यहाँ से 1 यूनिट लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा आधार और ये बन जाएगा हमारा लंब, और OD हमारा हो जाएगा कर्ण। तो OD बराबर कितना हो जाएगा, OD बराबर हो जाएगा √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3 और जोड़ 1, और 3 जोड़ 1 कितना होता है 4, और 4 का वर्गमूल करेंगे तो आ जाएगा 2, अर्थात OD की जो लंबाई है कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। लेकिन अभी हमें 2 पे तो नहीं ना निकालना है, √5 का निकालना है। अब हम क्या करेंगे, इस जो 2 लंबाई आई है OD की, इसको हमने आधार मान लिया और 1 यूनिट आगे बढ़ेंगे, अर्थात 1 ऊपर चले। अब देखो ये OD हमारा आधार हो गया, ED लंब हो गया। तो अब हमें निकालना है किसकी लंबाई बाबू, OE की। तो OE बराबर कितना हो जाएगा, √ और OD का मैंने 2 का स्क्वायर और जोड़ 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, और 1 का स्क्वायर किए तो 1, 4 और 1 कितना हो गया √5। अब देखो ये जो O से E तक की जो लंबाई है वो कितना आ गया, √5। यही हमारा क्या आ गया, √5। अब हम क्या करेंगे, ये जो √5 लंबाई का जो रेडियस है इसको हम त्रिज्या मानकर परकाल उठाएंगे, जो ज्योमेट्री बॉक्स में रहता है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, उससे ऐसे और इस प्रकार ऐसे हम एक वृत्त बनाएंगे √5 रेडियस लेकर। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का रेडियस अगर √5 है तो यहाँ से यहाँ तक का भी जो रेडियस आएगा वो कितना आएगा, √5 आएगा, क्योंकि हमें पता है कि सर्कल के अंदर जो हमारा रेडियस होता है वो सेम होता है। अगर ए रेडियस हम यहाँ से यहाँ लेते, ए भी आर होगा, ए भी आर होगा, ए भी आर ही होगा। तो यहाँ से यहाँ जो ए भी दिख रहा है वो ई वाला पार्ट है, और हम कलर बदल दें थोड़ा सा। देखो यहाँ से यहाँ ये जो दिख रहा है ई वाला पार्ट है, तो ये भी रेडियस ही है, √5 ही होगा। और इधर अगर हम देखें तो ये भी रेडियस ही है ई वाला, तो ये भी √5 ही होगा। तो इधर हम इस प्रकार से ये हमारा क्या बनाए थे, नंबर लाइन बनाए थे। तो यहाँ पे जो हमारा ये लोकेशन आएगा जहाँ ये कट करेगा ये क्या हो जाएगा, √5 का लोकेशन हो जाएगा। आई बात समझ में, यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 के ओर। ये एक क्रियाकलाप है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। आप इसे अपने क्लासरूम में परफॉर्म कर सकते हैं या अपने घर पर भी कुछ लोग मिलकर कर सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, कक्षा के लिए क्रियाकलाप है, अपने कक्ष में जाइएगा जहाँ आपकी क्लास चलती होगी वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो वर्गमूल सर्पिल की रचना करना है, एक वर्गमूल सर्पिल की रचना करना है। बोल रहा है कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल अर्थात स्क्वायर रूट स्पाइरल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए, जहाँ पे यहाँ पे देखिए एक बिंदु O ले लिया गया है, और एक एक लंबाई की रेखाखंड लाइन सेगमेंट OP खींचिए, और एक एक लंबाई मैंने सबके लंबाई 1 यूनिट रखिए। अगर आप 1 सेंटीमीटर रख रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर रखिए, 1 मीटर रख रहे हैं तो 1 मीटर में तो कागज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप 1 सेंटीमीटर ही रख कर चलिए। तो OP 1 यूनिट खींच दिए। अब देखिए एक एक लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए। अब इस पर हमने क्या किया कि एक लंब रेखाखंड यहाँ से P1 P2 एक खींच दिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि देखिए आकृति 1.9 में जैसे दिखाया गया है। अब OP2 पर लंब रेखाखंड P2 P3 खींचिए। ये जो P2 है इस पर आप लंब रेखाखंड P3 ऐसे खींचिए। तो इसकी जो लंबाई होगी ये √2 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। अगर इसको आगे ऐसे ही बढ़ाते जाएं, OP3 लंब रेखाखंड पर P3 P4 खींचिए, अर्थात इधर जो बनेगा ये P4 बन जाएगा, और ये हम ऐसे खींच दिए ए वाला। तो यहाँ से ये जो फिर इस बनेगा यहाँ ऐसे मैच करेगा। इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए OPN-1 पर एक एक लंबाई वाले लंब रेखाखंड खींचकर आप रेखाखंड
Pn-1 इंटू Pn प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार बिंदु O, P1, P2, P3 इसी तरह आप आगे बढ़ते जाइएगा Pn तक तो प्राप्त कर लेंगे और उन्हें मिलाकर √2, √3, √4 को दर्शाने वाला एक सुंदर सल्फिर प्राप्त कर लेंगे। इस पर जब आप इसको इस पॉइंट से जब आप प्रकाश से खींचिएगा तो √3 मिल जाएगा। इस पॉइंट से जब आप प्रकाश से खींचिएगा तो √2 मिल जाएगा। इस प्रकार आप एक सुंदर सा एक चार्ट पेपर पर इसको कर सकते हैं। अच्छा दिखेगा, क्लास में आप उसको आप अपने जो क्लास की दीवार होती है उस पर आप लगा भी सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगले भाग में जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्या में वहीं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इसी को हम लोग थोड़ा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे उदाहरण संख्या 5 और 6। आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले भाग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।